नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो है 56। इसमें दोस्तों रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। ये रीजनिंग पेपर के पैटर्न के आधार पर रखा गया है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे: समय, मिनट, सेकंड और घंटे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह। तो विषम समूह के स्थान पर दोस्तों आपको 4 शब्द और याद रखने हैं। वो क्या क्या रखने हैं? असंगत, ठीक है ना। कौन कौन से रखने हैं? एक रखना है असंगत, ठीक है ना, और दूसरा रखना है अगल अगल, ठीक है ना, अलग अलग, ठीक है ना, और चौथा रखना है दोस्तों मेल जोल नहीं है, ठीक है ना, मेल जोल नहीं है, ठीक है ना। इन 4 शब्दों के नाम से दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन यानी कि बनाएगा, ठीक है ना। चाहे वो विषम रख दे या फिर असंगत समूह पूछ ले या फिर अगल अगल समूह पूछ ले या फिर मेल जोल समूह नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब हम इसका मतलब देखते हैं दोस्तों। विषम समूह का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब क्या होता है, अलग अलग समूह का मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। कितने? 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से 3 ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? एक से होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 3 को, ठीक ना। ये 3 क्या है दोस्तों? सेम है। लेकिन इसमें से दोस्तों जो अगल होता है, एक अगल होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं घंटी। घंटी क्या है? अगल है, तो हमें इसी पर टिक करना होता है, यानी जो अगल होता है हमें उसी पर क्या है? टिक लगाना होता है, ठीक ना। समझ गए? तो देखो दोस्तों, हमारे पास अब ये 4 कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं कि समय है, मिनट है, सेकंड है और घंटे हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो सभी समय ही हैं, कि जो मिनट होता है, सेकंड होता है और घंटे होते हैं। दरअसल ये तीनों एक से हैं। कैसे हैं? एक से। क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी किसकी इकाइयाँ हैं? किसकी यूनिट हैं दोस्तों? समय की यूनिट है। किसकी हैं? समय की। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक सी हैं और ये क्या है? अगल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से आता है, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है ना। इससे आपको पैतृक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए रीजनिंग में कितने 38 टॉपिक है। 38 टॉपिक में से दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपको 18 टॉपिक ही आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 18 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। 18 टॉपिक में से दोस्तों मैं आपको 12 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो 6 हैं, ठीक है ना, बाकी की जो 6 हैं दोस्तों, ये क्या है? उन 38 टॉपिकों में से दोस्तों ये क्या है? परिवर्तन होते रहते हैं। बाकी की जो 4 हमारे पास बचे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों 20 में से हैं दोस्तों, 18 में से ऐसे हैं जो एक ही टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा कि यदि 21 अक्टूबर को गुरुवार हो तो 30 नवंबर को क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं जब आपको कैलेंडर के क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप कैलेंडर के क्वेश्चन को करें तो आपको दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। किसके? महीनों की, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों हमें कैलेंडर वाला कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास 21 अक्टूबर दिया है, तो जो अक्टूबर है दोस्तों हमें इसकी क्या है? दिनों की संख्या लिख लेनी होती है, ठीक। कितने का होता है? 31 दिन का, ठीक है ना। फिर हमें जो डेट देकर रखी होती है दोस्तों, तो उसी में से हम क्या माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें जिस डेट में दोस्तों दिन निकालना है, हमें उस डेट को क्या करना होता है? प्लस करना होता है, ठीक है ना। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास 40 बचेगा, ठीक है ना। 40 में दोस्तों हम 7 से भाग देंगे। अब 7 से डिवाइड क्यों करते हैं दोस्तों? 7 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं, ठीक है ना। 7 दिन होंगे दोस्तों, तो 7 पन्ना 35। कितने शेष बचा है? 5। जो शेष बचता है दोस्तों हमें केवल उसी से मतलब होता है, बाकी से किसी से भी मतलब नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि 7 पन्ना 35, ठीक है ना। 35 में से कितने बचे हमारे पास? 5 शेष बचा है। तो हमारे पास जो दिन
दिन दिया है दोस्तों, हमें इससे क्या है 5 दिन आगे चलना है। जैसे कि गुरुवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर क्या आएगा, मंगलवार। यानी कि दोस्तों 5वें दिन कौन सा होगा, मंगलवार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और आप इसमें समझ लें कि आपको कैसे पता कि हमें आगे ही जोड़ना है या फिर पीछे की ओर चलना है। देखो दोस्तों, जब आपको यहाँ पर पीछे की डेट देकर रखी जाए और आगे की डेट कब पूछा जाए, तब हमें आगे की ओर ऐड करना है। ठीक ना, जैसे कि हमने क्या सोमवार शुक्रवार किया है। ठीक है ना, यदि दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता नवंबर, ठीक ना, अक्टूबर की जगह नवंबर होता और यहाँ पर अक्टूबर होता, तब आपको इसके पीछे की ओर चलना होता है। जैसे कि गुरुवार से पीछे क्या आता है, बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार। ठीक है ना, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उस व्यवहारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, पंचभुज, षष्ठभुज और आकृति। इन तीनों में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि आखिरकार ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशन में है, संबंध में है। साथ ही साथ हमें क्या बताना है, इसका वेन आरेख भी बनाना है। अब देखो दोस्तों, वेन आरेख बनाने के लिए आप लोगों को पहले सोच समझ होनी चाहिए, उन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि दोस्तों पहले हम डायरेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSCGL 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो जैसे कि दोस्तों पंचभुज और षष्ठभुज, ये क्या है, दोनों आकृतियां हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या है, अलग अलग आकृतियां हैं। ठीक, कैसी होती हैं ये, अलग अलग। पंचभुज दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ठीक है ना, और षष्ठभुज आपने देखा होगा ऐसे बनता है कुछ। ठीक है ना, तो ये षष्ठभुज होता है। तो ये क्या होती है, अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, आकृति है, यानी कि ये दोनों क्या हैं दोस्तों, आकृति हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, इस बड़े घेरे के अंदर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई सी भी 2 शब्दों को ले लेना होता है। जैसे हम पंचभुज और षष्ठभुज इन 2 शब्दों को ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं दोस्तों कि मैं ही आगे के 2 शब्द ले रहा हूँ तो आप भी ले, जरूरी नहीं, कोई से भी 2 शब्द आपको ले लेने हैं, याद रखें। ठीक है ना, अब इनमें क्या देखना, संबंध देखना है, यानी तुलना करनी है, क्या ये एक दूसरे से किसी प्रकार से रिलेशन में है। तो आप बोलोगे नहीं सर, जो पंचभुज है, ठीक है ना, और जो षष्ठभुज है, ये क्या है, दोनों ही अलग अलग आकृतियां हैं। कैसी होती हैं, अलग अलग। और जो हमारे पास अब क्या बचा, आकृति बचा। तो आकृति का आपको संबंध पंचभुज से भी देखना है और षष्ठभुज से भी देखना है। तो आप जानते हैं कि जो पंचभुज है ये भी आकृति है और जो षष्ठभुज है वो भी क्या है, एक आकृति ही है। यानी कि दोनों की दोनों किसके अंदर आ जाएंगी, आकृति के अंदर आ जाएंगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इस माध्यम से की जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेन आरेख से आता है, यानी वेन डायग्राम के टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वेरी रिवीजन के तौर पर आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों ये IMP क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता है, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन बनता है। तो ये रिवीजन के तौर पर आप रख लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के संख्याओं का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि 6 का संबंध किससे है, 10 से है, तो 9 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, अब जो हमें पहला पद दिया जाता है ये वाला, ठीक है ना, ये पद हमें किस लिए दिए जाता है, आपने कभी क्वेश्चन किया है अपने आप से, नहीं ना। तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया जाता है एक प्रकार का उदाहरण के तौर पर दिया जाता है कि जिस उदाहरण या जिस लॉजिक से ये वाला पद आया है, इसी लॉजिक के और इसी उदाहरण की तरह हमें ये वाला भी बनाना होता है। ठीक है ना, तो समझ गए। तो दोस्तों हम 6 में क्या कर दें कि वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। यानी कि इस 6 में हम क्या कर दें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 6 में यदि हम +4 कर दें तो वो 10 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। अब लॉजिक भी तभी माना जाता है दोस्तों जब वो सेम इसे भी अप्लाई हो, इसमें भी। ठीक है ना, यदि हम 9 में दोस्तों 4 प्लस करते हैं, कितने करते हैं, 4 प्लस, तो हमारे पास कितना आएगा, 13। क्या 13 किसी ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो ये लॉजिक फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा दोस्तों, तो वो समझ लीजिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSCGL 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 × 3, ठीक है ना, यानी 2 × 3 है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 × 5 है। ठीक है ना, एक बार 2 का × 3 में किया है और 2 का × 5 में किया है। ठीक है ना, तो ये देखो 2 3 6 हो रहा है और 2 5 10 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 3 × 3, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमने किसका इंटू किया है, 3 का, तो हमें यहाँ पर भी 3 का करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर हम 3 × 5 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 का किया है तो हमें यहाँ पर भी 5 का ही करना होगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी हमने 5 करते हैं दोस्तों, तो कितना होगा 15, 15 जो कि दोस्तों ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी क्वेश्चन, ठीक है ना। एनालॉजी के नाम टॉपिक से आता है, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर एनालॉजी का है। एनालॉजी 4 टाइप की होती है, एक लेटर में होती है, दूसरी नंबर में होती है, तीसरी वर्ड में होती है, चौथी किसमें मिक्सड एनालॉजी में होती है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि 18 टॉपिक आते हैं, तो इसी टॉपिक के दोस्तों आपको क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे भी वेरी रिवीजन के तौर पर रख लें इस टॉपिक को। इसका भी आपको पूर्णतः ध्यान रखना है और इसकी रिवीजन करता रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये वर्ड एनालॉजी का आएगा। मैंने जैसे कि कहा था कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इसी के, ठीक है ना। ये वर्ड एनालॉजी में आ गया। जैसे कि कंडला का संबंध दोस्तों गुजरात से है, तो कोचीन का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आजकल जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन है ना, इसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है ना, जीके, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी वगैरह वगैरह चीज़ें पूछी जाती हैं आजकल ज़्यादा। जैसे कि दोस्तों जो कंडला है, कंडला आप जानते हैं ना कि क्या है। तो कंडला दोस्तों ये कोड है, कोड जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या है, कोड है, जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन गुजरात में, ठीक है ना। इसी प्रकार जो कोचीन है ये भी एक प्रकार का कोड ही है, तो इसकी लोकेशन हमें यहाँ पर बताना है कि ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो है वो है केरल में। इसलिए दोस्तों आपको जीके का भी ध्यान रखना है कि क्योंकि दोस्तों आपको वर्ड एनालॉजी में अधिकतम दोस्तों जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर रख देते दोस्तों, यहाँ पर रख देते दिल्ली, दिल्ली की यहाँ पर भारत रख देते, तो आपसे पूछते लखनऊ की, ठीक है ना, तो आप बता देते उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार की जीके इस टाइप के क्वेश्चनों में चलती है। तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपको वर्ड एनालॉजी में या नंबर में या फिर लेटर में है, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये वेरी रिवीजन के तौर पर रख लें, क्योंकि दोस्तों ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसे आपको 4 नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है पहले वो समझिए। तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों किसी भी शब्द में, ठीक है ना, किसी भी शब्द में दोस्तों तर्क हो और उसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उसे तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लें दोस्तों, आपने संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें छोटी छोटी 2 लाइनों में एक श्लोक लिखा होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ लगाते हैं दोस्तों तो एक पैराग्राफ की तरह पर हमें मिल जाता है, ठीक है ना। यानी इन 2 छोटी छोटी शब्दों का, ठीक है ना, यानी श्लोक का, उसमें ऐसा क्या लॉजिक लगता है कि हमें अर्थ इतना बड़ा मिल जाता है, वो पूरी कहानी हमें समझ में आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 5 लेटर दिए गए हैं, इन लेटर को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि हमें पूरी समझ में कहानी आ जाए। तो देखो दोस्तों, पहले तो चींटी, हाथी, चिड़िया, बाल और कुत्ता। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि दरअसल जो लेटर हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर हैं, पौधे के ऊपर हैं, प्रकृति के ऊपर हैं, या मनुष्य के ऊपर हैं, या वस्तु के ऊपर हैं। तो किस पर हैं वो आपको पहले याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सभी के सभी जानवर के ऊपर हैं। किसके ऊपर? जानवर के ऊपर। तो हमें कैसे जमाना दोस्तों, इन्हें क्रम से जमाना है कि सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यदि हम आकार में देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले चींटी आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद चींटी से बड़ा क्या होता है दोस्तों? चिड़िया होती है, जो तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। चिड़िया के बाद दोस्तों फिर कुत्ता बड़ा होता है, ठीक, तो जो कुत्ता आ जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों? बाघ होता है। बाघ के बाद क्या बचा हमारे पास? हाथी बचा, तो हाथी हो जाएगा। 13 चौंगन 2 किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे आपको प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है रेलवे में। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है आपके पास सभी AH हैं। सेकंड में क्या है? कुछ RH हैं। निष्कर्ष में क्या है दोस्तों? सभी RH हैं, कुछ RH हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो निष्कर्ष और कथन के हैं, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को दोस्तों न्याय निगम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? न्याय निगम। अब दोस्तों आप इन्हें शॉर्ट में समझ लें कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों कि आंसर भी हमें क्वेश्चन में देकर रखा है और क्वेश्चन में ही क्वेश्चन देकर रखा है। जो कथन है दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये इसी कथन का उन्होंने क्या दे दिया? आंसर भी दे दिया। अब ये आंसर दोस्तों सही है या गलत है ये हमें डिसाइड करके बताना है। तो आप सिंपल सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो समझिए। जैसे कि मैंने कहा है इन टाइप के क्वेश्चनों को न्याय निगम भी माना जाता है। जैसे कि दोस्तों न्यायालय में एक जज होता है, ठीक है ना। कौन होता है? जज।
जज में दो वकील भी होते हैं, ठीक है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये अपने कैदी का यानी यहाँ पर जो होगा, ठीक है ना, और ये अपने वाले का लड़ता है, यानी कि ये इस कैदी का केस लड़ता है, ये इस कैदी का केस लड़ता है। लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए जो वकील है, वकील ने इसके सबूत दिए हैं, ठीक है ना, और इस वाले ने इसके सबूत दिए हैं, ठीक है ना, यानी सबूत का मतलब है यहाँ पर कथन दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, कथन जो दे दिए हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए दोस्तों ये कर दे दिया कथन, तो अब जो जज होगा, ठीक, कौन होगा, जज। तो जज इन सबूतों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालेगा, यानी ये निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि इसने क्या दिए, सबूत दिए, ये कथन दिए, ठीक ना, तो इसने ये निष्कर्ष बता दिया है वकील ने कि इसे बाइज्जत बरी कर दो, इसे फांसी दे दो, इस प्रकार से उसने जज ने बता दिया है, निष्कर्ष बताकर, ठीक है ना। तो यही हमें बताना है कि यार जज ने सही निष्कर्ष लिया है, निर्णय लिया है या फिर गलत लिया है, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो दोस्तों आप करना कैसे हैं वो और समझिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन को समझना होता है। तो जो कथन है दोस्तों, हमें इसका पहले डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या पूछा है कि सभी ए एच हैं, यानी कि जितने भी ए हैं, कौन है दोस्तों, ए हैं, वो क्या है, सभी के सभी एच हैं, कौन है दोस्तों, एच हैं, समझ गए इतना, ठीक है ना। सेकंड में क्या बोला है, कुछ आर एच हैं, यानी कि यहाँ पर कोई आर होगा और वो क्या है, कुछ एच हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ एच भी हैं और कुछ क्या है दोस्तों, आर भी हैं यहाँ पर। देखो क्योंकि देखो आर रेड वाला सर्कल ब्लू में जा रहा है और ब्लू का सर्कल किस में आ रहा है, रेड में आ रहा है, लेकिन ए में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ ही एच आर बोला है, ना कि ए बोला है, ठीक है ना, समझ गए। अब निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी आर एच हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ ही एच आर हैं, समझ रहे हैं ना, सभी आर एच नहीं है, कुछ ही एच आर हैं, तो ये वाले फर्स्ट स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड में क्या बोला, कुछ आर एच हैं, तो जी हाँ यहाँ पर कुछ तो एच हैं और कुछ आर हैं, तो ये वाली सही हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम दोस्तों इसका 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन जो एसएससी की तैयारी करता है उसके लिए इसके 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है ना, ये भी वेरी रिवीजन के तौर पर आप रख लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी आप देख लीजिए। यदि एनटीपीसी को 3482 लिखा जाता है और एनपीसीआर को 3829 लिखा जाता है, तो एनसीईआरटी को क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, आपको इससे दोस्तों पता ही चला कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है दोस्तों कोड, ठीक है ना, जैसे कि हम किसी लैपटॉप या मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो उसी को हम कोड बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि एनसीईआरटी का कोड यहाँ पर लिखा है और क्या है, एनपीसीआर का कोड ये लिखा है, तो हमें एनसीईआरटी का कोड बताना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करनी पड़ती है, पूर्णतः नकल करनी होती है। सबसे सड़ा वाला क्वेश्चन माना जाता है, सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें क्या करनी होती है, नकल करनी होती है। क्या करनी होती है, नकल। अब दोस्तों आजकल क्या होता है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जब तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे कहीं का भी क्वेश्चन हो कैसा हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कोड कैसे लिखा है वो भी समझिए। एन का जो कोड है दोस्तों क्या है, यहाँ पर एन की जगह पर उनने क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है ना, यानी एन का कोड कितना है, 3 है, ठीक है ना। टी का कोड कितना है, 4 है, पी का कोड कितना है, 8 है और सी का कोड कितना है, 2 है। इसी प्रकार एन का कोड 3 है। अब देखो एन का कोड यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, पी का कोड कितना है, 6 8 है और सी का कोड कितना 2 है। तो आप यहाँ पर भी देखो सी का कोड कितना है, 2 है और यहाँ पर भी सी का कोड कितना है, 2 है और ई का कोड कितना है, 9 है और आर का कोड कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो हमें एनसीईआरटी का बताना है। तो देखो दोस्तों एन का कोड कितना है, तो आपको पता होगा कि एन का कोड यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी कितना है, 3 है, तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सी का कोड कितना है दोस्तों, तो सी का कोड यहाँ पर भी देखो तो 2 है और यहाँ पर भी देखो तो 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ई का कोड कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ई का कोड 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आर का कोड कितना है दोस्तों, तो आर का कोड यहाँ पर देख सकते हो 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। टी का कोड कितना है दोस्तों, टी का कोड 4 है तो 32 96 4 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन किस में है, सी में है, ठीक है ना, 32 96 4, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप
बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रहेगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा। तो ये वेरी रिवीजन तौर पर रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको इसका एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। जरूरी नहीं कि जो रेलवे की कर रहा हो उसी में, नहीं, ये ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कहीं के भी कैसे भी कहीं का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ये सभी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाता है। इससे किससे, ब्लड रिलेशन से। तो इसे समझने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। आप थोड़ी सी आवश्यकता की ज़रूरत है आपको, तो जो हमारी जानकारी है वो आप समझ लीजिए। आप कहीं का भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो कर सकते हैं इस माध्यम से। तो दोस्तों आपने स्टार्ट के क्वेश्चन देखे होंगे कि एरो की सहायता से होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एरो ही पता नहीं होता है। जब तक आपको एरो का संकेत पता नहीं होगा दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने दोस्तों आपके लिए ये पैराग्राफ बनाया है। तो इस पैराग्राफ की सहायता से आपको एरो की समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये आपकी पीढ़ी, ठीक है ना, ये आपकी पीढ़ी यानी आपकी पीढ़ी के जब भी बराबर की बात की जाए, जैसे कि आपकी पीढ़ी के बराबर के आदमी कौन कौन होते हैं, जैसे भाई होता है, बहन होती है, चचेरे भाई चचेरी बहन, या दोस्तों किसी की पत्नी होती है, तो वो भी हमारी ही पीढ़ी की व्यक्ति होती है, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों आपकी पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो आपको जो ब्लैक वाला एरो दिखाई दे रहा है ना, हमें इस एरो का इस्तेमाल करना है, यानी कि किस वाले का, आपके बराबर वाले का, ठीक है ना। जब दोस्तों आपसे बड़ी पीढ़ी यानी ऊपर वाली पीढ़ी के बारे में बात की जाए, जैसे माता पिता, मामा मौसी, मामा चाची चाचा ससुर, ठीक है ना, दादा दादी, नाना नानी आदि, तो दोस्तों आपको ऑरेंज वाले एरो की सहायता लेनी है, यानी एरो जो ऑरेंज वाला एरो है ना, हमें उस वाले को बनाना है, ठीक है ना। जब आपसे नीची वाली पीढ़ी की बात की जाए, जैसे कि बेटा बेटी, भतीजा भतीजी और पोता पोती आदि, तब आपको येलो वाले किसका, एरो का इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एरो का इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो दोस्तों सबरा खेल किसका है, इन्हीं 3 वाले एरो का है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, ये कितने हैं, 5 सदस्य। मान के चलिए दोस्तों आपके परिवार में कितने हैं, 5 सदस्य हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर क्या बोला, डी बी का पिता है। तो दोस्तों आपको यही पता नहीं होगा दरअसल डी पिता है या फिर बी पिता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, डी बी का पिता है, यानी कि बी बेटा है, ठीक है ना, जो डी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर बनाते हैं हम डी, ठीक है ना, डी बी का पिता है। तो मैंने पहले बताया दोस्तों पिता को हमेशा ऊपर रहेगा और बेटा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, बेटा जी बी हो गया। अब दोस्तों हमें पता नहीं है कि दरअसल डी बी का पिता है, तो ज़रूरी थोड़ी है दोस्तों कि जो बी है वो बेटा ही हो या बेटी हो, दोनों हो सकते हैं हमारे लिए, तो ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जरूरी तो पिता तो देखो बेटा के भी होता है और बेटी का, दोनों के ही पिता होते हैं, इसलिए इसने क्या बोला है, केवल डी बी का पिता है। लेकिन हमें पता नहीं कि ये दरअसल लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, समझ गए। हम आगे देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दरअसल ये लड़का है या लड़की है। जो कि ए की पत्नी है, क्या है, ए की पत्नी, यानी कि दोस्तों जो बी है वो पत्नी है किसकी, ए की। तो देखो जब भी पत्नी आए तो पत्नी किसके बराबर होती है दोस्तों, बराबर वाली पीढ़ी होती है, ठीक ना। तो हमें किस वाले एरो का इस्तेमाल करना है, इस वाले का, ठीक है ना, इस वाले का। तो देखो हम पत्नी के लिए क्या माइनस का प्रयोग करते हैं, यानी स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए पॉजिटिव साइन बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी पिता भी क्या है, पुरुष है, और जो ए है वो भी पुरुष है, लेकिन बी क्या है, पत्नी है, वो जो कि लेडीज है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, सी डी की बहन है, यानी कि जो सी है वो डी की बहन है। तो देखो दोस्तों इसके लिए भी आपको बराबर वाले एरो का इस्तेमाल करना है। तो देखो जो डी है दोस्तों, तो डी की बहन है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि सी बहन है, यानी कि ये लड़की है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, ई डी की पत्नी है। अब देखो दोस्तों पत्नी है तो यानी कि ये पिता के बराबर की पीढ़ी की है, ठीक है ना। देखो बहन भी बराबर की पीढ़ी की है पिता की, और कौन होगी दोस्तों, उसकी पत्नी भी डी की ही बराबर की, यानी कि पिता के बराबर की ही पीढ़ी होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगी, कौन हो जाएगी, ई, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है ना। तो क्या पूछा, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो ए है वो ई से किस प्रकार संबंध है, ना कि दोस्तों ई ए से किस प्रकार संबंध है, ये नहीं पूछा है। यो आपको येलो वाला दिख रहा है ना, ये रेड और ब्लू वाला, इस वाले से संबंध पूछा है, यानी ए का ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो कुछ बच्चे क्या इसे गलत पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप वो कैसे पढ़ते हैं वो समझिए। ये कौन है दोस्तों, आप हैं, ठीक है ना। ए कौन है दोस्तों, आप हैं, ठीक है ना।
ये कौन है, आपकी पत्नी है, ठीक है ना। जब पत्नी है और ये पत्नी का क्या है, पिता है, तो ये आपका कौन लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक है ना। जब ये ससुर है दोस्तों, जो ये कौन है, पत्नी है, तो ये कौन लगेगी, हमारी सास लगेंगी, ठीक, कौन लगेंगी, सास। क्या सास किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर ई का ए से संबंध पूछता, तो दोस्तों जो ई का ए लगता वो आपका कौन लगता, दामाद लगता, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पलट जाता, समझ गए। इसलिए दोस्तों आपको क्लियर और ध्यान से देखना है कि किसका किससे संबंध हमें बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये जो टॉपिक है वो आप वेरी रिवीजन के तौर पर रख लें, ये ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा चुका है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास एक सीरीज है दोस्तों, जो आपकी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है और घट रही है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्तों सबसे पहले तो आप सीरीज में क्या करें, या तो उनके बीच में अंतर देखा करें। अंतर ना देखें तो दोस्तों जब आपकी बढ़ती है या फिर घटती है या फिर स्थिर होती है कोई भी सीरीज, तो आपको एक एक पद छोड़ कर देखना होता है। जैसे कि दोस्तों एक पद हमने छोड़ा, ठीक, 9 के बाद 99 छोड़ा, 19 पे का, 19 के बाद 29 पे का, 29 के बाद 39 पे का। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, 9 में हमने 10 ऐड किए तो हमें कितना मिल गया, 19 मिल गया, 19 में 10 ऐड किए तो हमें 29 मिल गया, 29 में 10 ऐड किए तो दोस्तों क्या मिल गया, हमें 39 मिल गया, ठीक है ना। अब दोस्तों ये आप देख रहे होंगे 99 से में दोस्तों हमने माइनस के 10 किए तो क्या मिल गया, 89 मिल गया। फिर इसमें से दोस्तों हमने क्या किया, माइनस के फिर 10 किया तो 89 मिल गया। इसमें से दोस्तों हम माइनस के 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 69 मिल जाएगा। क्या 6 और 9 मिल जाएगा 69। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपको सीधी इस वाले टॉपिक से पूछा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप रिवीजन के तौर पर रख लें, क्योंकि इससे भी आपका 35 साल एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे हम मिसिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक नंबर टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नंबर टेबल में आपको अंक भी दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे, या शायद पहली बार तैयारी कर रहे होंगे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो उनके लिए करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं कि देखो दोस्तों, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि हमें देखना होता है दरअसल कि इसमें नंबर टेबल में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर ये बीच वाली जो है लेफ्ट और राइट, ये बीच वाली क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या है। तब जो लॉजिक लगेगा दोस्तों वो रहेगा आपका, यानी कि इस वाले कॉलम रो का और इस वाले रो का, ठीक है ना, पंक्ति का, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों 3 और 2 में हम क्या कर देंगे, वो 25 हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का लॉजिक लगे। मान के चलिए दोस्तों यदि आपकी संख्या इस साइड बड़ी होती तब आपका इन दोनों में लॉजिक लगता, ठीक है ना। यदि आपकी इस साइड बड़ी संख्या होती तो आपका इन दोनों में लॉजिक लगता। यदि आपके बीच में बड़ी संख्या होती तो इन दो में लॉजिक लगता, समझ गए ना, ठीक है ना। नीचे की ओर होती तो इन दोनों में लगता, समझ गए। यानी कि जहाँ पर भी दोस्तों बड़ी संख्या होती है हमें उस बॉक्स को छोड़कर बाकी की जो रो या कॉलम बनती है हमें उनमें अंतर देखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 और क्या 5 में, सॉरी 2 और 3 में हम क्या कर देंगे, वो 25 हो जाए। तो आप कहोगे सर कि यदि 2 और 3 हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का हम सिंपली स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाएगा, हमें 25 मिल जाएगा, राइट, ठीक। अब ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। अब ये लॉजिक तभी माना जाता है दोस्तों जब आपकी इन दोनों स्थितियों को भी फॉलो करे, ठीक है ना। जैसे हम 3 और क्या 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम 5, ठीक है ना, 5 में हम क्या जोड़ें दोस्तों कि वो 36 का स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर जो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना का होता है, 6 का। तो हमारे पास 5 तो है, तो यानी कि दोस्तों हमें इसमें क्या ऐड कर देंगे, वो 6 हो जाए। तो आप कहोगे सर प्लस का 1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्या ये किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अव्यूह एवं संख्या सारणी मैट्रिक्स एन संख्या नंबर टेबल, यहाँ पर दोस्तों आपको लेटर भी हो सकती है, यानी संख्या के स्थान पर आपको लेटर भी दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर डाल लें, क्योंकि ये भी आपको पैतृक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये मिसिंग नंबर के नाम से आता है, इसलिए दोस्तों ये आपको सर्कल के रूप में भी आएगा, ठीक है ना, और क्या ट्राइंगल के रूप में भी आएगा। तो दोस्तों इन तीनों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग लॉजिक होते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। जब
हम अगले सेट में आएंगे दोस्तों, लाएंगे तो आपको अब इस वाले टॉपिक से हम आपको जो मिसिंग वाला नंबर है यानी जो संख्या सारणी वाला है मैट्रिक्स वाला, तो हम इस वाले इस टॉपिक का लेकर आएंगे, ठीक ना, अगले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यदि एक घड़ी 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है तो 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों कुछ बच्चे तो इसका फट से जवाब दे देते हैं 180, ठीक ना, 180, लेकिन वो भूल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिनट नहीं पूछा है, सेकंड पूछा है। कितना पूछा है, सेकंड। तो दोस्तों सबसे पहले सेकंड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब 1 मिनट में दोस्तों कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने, 60 सेकंड। 60 सेकंड में हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक ना। और जब आपकी पता है दोस्तों कि 1 मिनट में जो घड़ी का कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने का बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है ना, 1 मिनट में। जब 30 डिग्री का बनेगा दोस्तों आपका कोण, ठीक ना, तो दोस्तों आपका 30 सेकंड में बनेगा वो कितने का बनेगा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट में दोस्तों आपका कितने का बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 1 मिनट में दोस्तों आपका 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, 30 डिग्री का, ठीक है ना। यानी इसका आधा कर दें तो दोस्तों क्या, 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री बनेगा। क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2.5 डिग्री दिया है तो हम इस ऑप्शन सी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, क्या है, ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों 2.5 नहीं है यहाँ पर 3 डिग्री ही टाइप होना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो निकल कर आएगा वो आएगा 3 डिग्री। क्योंकि दोस्तों हम देखो कर भी सही रहे हैं, कोई गलती तो कर नहीं रही हैं। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 1 मिनट में दोस्तों जो घड़ी का कोण बनता है वो 6 डिग्री बनता है। वो 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। जब 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनना है तो 30 सेकंड में कितने का बनेगा, 3 डिग्री का ही तो बनेगा ना, ठीक ना, यानी इसका आधा ही तो बनेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए था हमारा, 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखें कि 3 डिग्री बनेगा। और मान के चलिए मिसप्रिंट माना भी जाता है दोस्तों, तो आप ऑप्शन सी पर लगा सकते हैं, यानी कि 2.5, ठीक है ना, कितना, 2.5 डिग्री लगा सकते हैं, इसमें कोई भी गलती ना हो। जब आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो आपको क्या लगना है, 2.5 लगा देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे आपको प्रत्येक एग्जाम में नहीं पूछेगा, कभी कभार आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक ये में से दोस्तों एक टॉपिक इसका भी है, क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है, कभी मिसिंग नंबर के नाम से आ जाएगा, कहीं कहाँ से आ जाएगा, कहीं कहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आपके पास दोस्तों एक सीरीज है, क्या है, सीरीज है। अब सीरीज को दोस्तों आपको बताना है कि दरअसल ये सीरीज दोस्तों किस प्रकार से है या फिर कहाँ जा रही है। तो हमारे पास लेटर है बाई जेड, ए क्वेश्चन मार्क और सी डी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि सबसे पहले आपको कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए लेटर की। जिन्हें कोडिंग संख्या नहीं आती है तो चिंता ना करें दोस्तों, उनके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोडिंग संख्या याद हो जाए, ना हो तब भी उनके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बाई, ठीक ना, बाई की कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है ना। जेड की कितनी होती है, 26 होती है, और ए की कितनी होती है, 1 होती है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि दरअसल ये नंबर चल रहा है वो क्रम से चल रहे हैं। कैसे चल रहा है, 25, 26 और 1, क्योंकि ABCD में 26 से अक्षर होते हैं, इसलिए दोस्तों 25, 26 और दोबारा से 1 पर आ जाएगी 1, तो फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सी का 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना है, सी का 3 है, और डी का कितना है, 4, यानी कि जो 2 है, ठीक है ना, 2 का नहीं है। अब 2 का नहीं है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन नंबर पर आता है बी नंबर पर, ठीक है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया होगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि जिन्हें कोडिंग संख्या नहीं आती है। तो देखो आपको देखकर ही पता चल रही होगी दोस्तों कि जो सीरीज है वो क्रम से जारी, जैसे जेड बाई ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर सी यहाँ पर दिया है, डी यहाँ पर दिया है। क्या कोडिंग संख्या का इस्तेमाल हुआ, नहीं ना, ठीक है ना। तो आप इस आधार पर भी सोच कर लगा सकते हैं। और नहीं बनती है दोस्तों, आपको कोडिंग संख्या याद करनी है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लें। आपको केवल 5 लेटर करने हैं, जैसे ए ई, ठीक है ना, और यहाँ पर हम जे ओ टी और बाई, ठीक है ना। ये 5 लेटर आपको कर लेने हैं, 6 लेटर। इसका होता है 1, इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। तो आपको 5 के अंदर से 5-6 लेटर आपको याद कर लेने हैं। देखो
ये लेटर और ये वाला लेटर, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अब आपको कितने लेटर याद करने हैं? 4 लेटर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तो सबको पता होता है कि 1 नंबर पर ये होता है और बाई नंबर पर क्या होता है? 25 होता है, ठीक है ना। और जेड पर क्या होता है? 26 होता है। ये 2 तो करने नहीं है, लेकिन हमें 4 करनी होती है, इसलिए आप फट से बता दो दोस्तों। यदि मैंने आपसे पूछा एफ, तो आपको जल्दी याद होना चाहिए। ई का कितना होता है? 5 होता है, तो एफ का कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको यानी कि जो ट्रिक है वो आपको बहुत ही लाभदायक होगी, इसलिए आप इस ट्रिक को फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज यानी सीरीज वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको इसे वेरी रिवीजन के तौर पर रखें, क्योंकि दोस्तों आपको किसी भी माध्यम से पूछा जाए, चाहे नंबर से पूछा जाए, नंबर सीरीज या फिर लेटर सीरीज, लेकिन इसका भी आपको एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई है, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपके पास यहाँ पर एक पासा दिखाई दे रहा है। पासा में दोस्तों आपको बेसिकली छोटी सी जानकारी आपको याद होनी चाहिए कि पासे में 6 फलक होती हैं। 6 फलक में से दोस्तों 3 फलक आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि 4, 2 और 1। ये कैसी फलकें हैं? दिखने वाली सतह हैं, ठीक है ना। और 3 सतह क्या होती हैं? विपरीत होती हैं, यानी जो हमें दिखाई नहीं देती। यानी कि 4 के विपरीत नीचे होगी जो छुपी हुई, और 1 की यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना, और 2 के पीछे होगी। तो ये कैसी सतह हैं दोस्तों? विपरीत सतह हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो यही हमें पूछना है, 4 के विपरीत बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगी। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए, कितना? एक पासा दिया जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले साधारण पासा और मानक पासा के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मानक पासा की बात करें, ठीक है ना, मानक पासा। तो मानक पासा में दोस्तों हर समस्या यानी कि जो हर अंक होता है ना, 6 फलक दोस्तों निश्चित होती हैं, यानी सीमित होती हैं। ये कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। जैसे कि आपने लूडो मोडो सांप सीढ़ी खेली होगी तो उसमें देखा होगा, वो कौन सा होता है? मानक पासा होता है, यानी कि दोस्तों निश्चित होता है। उसे पता है कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा? 2 के विपरीत 5 होगा, और कितने? 3 के विपरीत 4 होगा। यानी दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही ये निश्चित होती हैं, ठीक ना। ये मानक पासा कहलाता है। लेकिन साधारण पासा में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, वो परिवर्तन होता रहता है, चाहे जहाँ हो सकता है। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले आपको साधारण पासा और मानक पासा की पहचान होनी चाहिए। अब साधारण पासा का नियम क्या बोलता है दोस्तों कि किन्हीं 2 देखने वाली सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। अब देखो क्या बोला है, 2 देखने वाली सतह, यानी कि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो रहा है, लेकिन दोस्तों 7 नहीं हो रहा। हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। चलो हम दूसरी जोड़ते हैं, 2 और 1 को जोड़ा तो हमें 3 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं मिल रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम 2 और कितने 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिल रहा, लेकिन 7 नहीं मिल रहा। यानी दोस्तों हमने सभी की सभी सतहों को जोड़ लिया है, लेकिन हमें 7 नहीं मिला, यानी कि ये साधारण पासा नहीं है। तो ये कौन सा पासा है दोस्तों? मानक पासा है। मानक पासा का नियम भी क्या बोलता है दोस्तों कि किन्हीं एक दिखने वाली संख्या, यानी कि एक सतह दिखने वाली और उसकी विपरीत वाली सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी दोस्तों ये 4 है, तो अगली संख्या में हम क्या जोड़ दें दोस्तों कि उसका योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसके जो विपरीत होगी वो होगी 3, क्योंकि 3 और 4 ही तो मिलाकर दोस्तों 7 बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों 1 है, तो 1 के विपरीत क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 6। और दोस्तों 2 के विपरीत हम क्या जोड़ दें कि वो कितना हो जाए? 7 हो जाए, तो 5। देखो दोस्तों मैंने अभी हाल बताया था कि मानक पासा निश्चित होता है, 4 के विपरीत हमेशा 3 ही रहेगी, ठीक है ना, और 1 के विपरीत 6 होती है और 2 के विपरीत 5 होती है, ठीक। तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि मानक पासा निश्चित होता है, ये कभी भी नहीं बदलता। तो दोस्तों हमें क्या बताना था? 4 के विपरीत। 4 किसके विपरीत है दोस्तों? 3 के विपरीत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पासा से आता है, डाई से। इससे दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक डिजिटल घड़ी में 8:20 हो रहे हों तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 1:10, 6:40 और 3:40, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो दोस्तों, जिस व्यक्ति कोई जो बच्चे हैं वो तैयारी करते होंगे तो वो समझ कर ही इसका आंसर दे सकते हैं, और जिससे नहीं आता है वो या फिर जो दोस्तों ओवर स्मार्ट बनता है उसने डायरेक्टली लगा दिया होगा 3:40 लगाकर, और वो मानना होगा अपने आप में कि सही कर आए हैं, लेकिन दोस्तों वो दरअसल गलत कर आता है। क्यों?
क्योंकि दोस्तों उसने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। वो क्या बोला, एक डिजिटल घड़ी, और डिजिटल जो घड़ी होती है दोस्तों, डिजिटल वाली आप समझते हैं ना, जिसमें केवल नंबर चलते हैं, ठीक है ना, कांटे नहीं होते हैं, डिजिटल वाली जिसमें नंबर चलते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल घड़ी, और डिजिटल घड़ी में दोस्तों कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है ना। क्या नहीं बनता, प्रतिबिंब नहीं बनता। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं बनेगा दोस्तों तो हम उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर रखें आप। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब यानी वाटर और मिरर इमेज में से आता है। हालांकि दोस्तों ये आपको लेटर भी आए उल्टे तिरछे करने के लिए, ठीक है ना, या फिर दोस्तों आपको इमेज के तौर पर भी दिया जाए, लेकिन इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आएगा और दोस्तों JSSC GD 2023 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो ये भी दोस्तों 2019 में ही पूछा जा चुका था रेलवे में। तो देखो जो हमने शुरू वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसे भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको बता चुका था आपको पहले ही, तो इन क्वेश्चनों को मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर देता हूं दोस्तों, वो कमेंट करके मुझे बताना है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिला होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले सेट 57। तो इसमें दोस्तों जो टॉपिक हमसे रह चुके हैं, ठीक है ना, क्या जो टॉपिक हमसे रह चुके हैं हम उन टॉपिकों को भी इस वाले 57 में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप बस मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक जानकारी आपको पता चलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।